India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, स्वागत है आपका कोर्ट्स राउंडअप में। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू। कोर्ट की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट तक के फैसलों को रखेंगे आपके सामने। आगे बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। अस्पतालों में आग से मौत मामले पर गुजरात हाई सरकार पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी। कहा, कोविड से बचाने की बजाय आग से मर रही है सरकार। गुजरात सरकार की अधिसूचना पर लगाई रोक। राजकोट हादसे में मुआवजा देने पर विचार करे सरकार। वकीलों की हड़ताल पर लगेगा प्रतिबंध। बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों के खिलाफ होगी अनुशासनात्मक कार्रवाई। बार काउंसिल के प्रस्तावित नियम की सुप्रीम कोर्ट ने की तारीफ। आईएनएक्स मीडिया केस में दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला रखा, सुरक्षित आरोपी को दस्तावेज देने के विशेष अदालत के आदेश को सीबीआई ने दी चुनौती। नया आईटी नियम 2021 पर व्हाट्सएप और फेसबुक की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र को जारी किया नोटिस। वादी ने कहा, ट्रेसेबिलिटी क्लॉज है असंवैधानिक, निजता के अधिकार का है उल्लंघन। India Legal presents Courts Roundup. अस्पतालों में आग के मसले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार की उस अधिसूचना पर रोक लगा थी जिसमें कहा गया था कि जिन अस्पतालों के पास भवन उपयोग की अनुमति नहीं है उन पर कार्रवाई नहीं की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा है कि सरकार ने नागरिकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा पर ध्यान नहीं दिया। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात के अस्पतालों में आग की घटनाओं को लेकर राज्य सरकार पर गहरी नाराजगी जताई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अस्पतालों में आग लगने की कई घटनाएं मानवीय है। कोर्ट ने कहा कि ऐसी स्थिति नहीं हो सकती है कि छोटी छोटी इमारतों से अस्पताल चलने लगे और जहां पर नियमों का पालन नहीं होता हो। आग की घटनाओं पर नाराजगी जताते हुए अदालत ने कहा है कि राज्यों को स्टेडियम या फिर दूसरे स्थानों में कोविड केयर सेंटर खोलने चाहिए। जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की। सुनवाई के दौरान जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि हम लोगों को महामारी से बचाने के बजाय आग से लोगों को मार रहे हैं और ऐसे में बीयू की अनुमति से भी अगर 2 कमरे की जगह को अस्पताल में तब्दील किया जाता है तो आपको अनुमति लेनी होगी। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि हम सब कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो हमारी पहुंच में है हम करना चाहते हैं और हमें करना चाहिए। उन्होंने ये टिप्पणी की है कि योजना अधिकारियों के बीच एक माफिया लिंक है जिससे हमारे नागरिक पीड़ित हैं। हम इसकी अनुमति देते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि हम मिली भगत से काम कर रहे हैं। बेंच के दूसरे जज जस्टिस शाह ने कहा है कि अस्पताल निवेश के अखाड़े बन गए हैं। उन्होंने कहा कि अगर आईसीएमआर की गाइडलाइन के तहत देखें तो आईसीयू वाले 80% अस्पताल बंद हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को कहा कि वो राजकोट के अस्पताल में आग से मरने वाले लोगों को मुआवजा देने पर विचार करें और अगली सुनवाई में इस पर जवाब दें। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि वो वकीलों की हड़ताल पर लगाम लगाने के लिए नियम बनाएगा। इसके तहत बिना किसी उचित कारण के हड़ताल करने वाले बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। दूसरे वकीलों को हड़ताल के लिए उकसाने या दबाव बनाने वालों पर भी कार्रवाई होगी। बार काउंसिल के इस जवाब पर संतोष जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई 3 हफ्ते के लिए स्थगित कर दी है। वैसे ये मामला उत्तराखंड से शुरू हुआ था, जहां हाई कोर्ट में याचिकाकर्ता ईश्वर शांडिल्य ने की शिकायत थी और ऐसे में राज्य के 3 जिलों देहरादून, उधम सिंह नगर और हरिद्वार के वकील जब इच्छा हो हड़ताल की घोषणा कर सकते हैं।
बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया है कि वो वकीलों द्वारा हड़तालों और अदालत के बहिष्कार को रोकने के लिए नियम बनाने और उल्लंघन करने वाली बार एसोसिएशन और सोशल मीडिया के माध्यम से इस तरह की हड़ताल को बढ़ावा देने वाले अधिवक्ताओं के खिलाफ कार्रवाई करने का प्रस्ताव कर रहा है। न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एमआर शाह की पीठ को बीसीआई के अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता मनन कुमार मिश्रा ने बताया कि उसने इस संबंध में सभी बार काउंसिल के साथ बैठक बुलाई है। पिछली बार पीठ ने वकीलों की हड़ताल के मुद्दे से निपटने के लिए बीसीआई अध्यक्ष की मदद मांगी थी। पीठ इस मुद्दे से निपटने के लिए एक स्वतः संज्ञान मामले की सुनवाई कर रही थी। बीसीआई द्वारा व्यक्त किए गए रोक की सराहना करते हुए पीठ ने मामले के आगे की सुनवाई स्थगित कर दी, क्योंकि काउंसिल पहले ही मामले को रोक चुकी है। विचाराधीन नए संशोधनों ने बार काउंसिल के भाग 6 के अध्याय 2 में नए खंड जोड़े। ये खंड है 5 और खंड 5A। संशोधनों को 25 जून 2021 को आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित किया गया था। संशोधनों ने काफी हलचल मचाई थी, क्योंकि उसके अनुसार सार्वजनिक डोमेन पर किसी भी स्टेट बार काउंसिल या बार काउंसिल ऑफ इंडिया के किसी भी फैसले की आलोचना करना या उस पर हमला करना भी कदाचार के समान होगा, जो अयोग्यता या निलंबन को आकर्षित कर सकता है। संशोधनों को चुनौती देने वाली सर्वोच्च न्यायालय, केरल उच्च न्यायालय और हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के समक्ष याचिकाएं दायर करने के बाद संशोधित नियमों को स्थगित रखा गया था। 28 फरवरी 2020 को सर्वोच्च न्यायालय ने इस तथ्य को गंभीरता से लिया। न्यायालय के लगातार निर्णयों के बावजूद वकील बार एसोसिएशन हड़ताल पर चले जाने पर स्वतः संज्ञान लिया। बार काउंसिल ऑफ इंडिया और सभी राज्य बार काउंसिल की आगे की कार्रवाई का सुझाव देने और वकीलों द्वारा हड़ताल काम से दूर रहने की समस्या से निपटने के लिए ठोस सुझाव देना नोटिस जारी किया। न्यायालय जिला बार एसोसिएशन देहरादून द्वारा दायर एक अपील पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें उत्तराखंड उच्च न्यायालय द्वारा अधिवक्ताओं द्वारा हड़ताल, अदालतों का बहिष्कार करने के फैसले को अवैध बताया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट। ये देखते हुए कि जहां कार्रवाई लंबित है और उन्हें तार्किक निष्कर्ष तक ले जाने के बजाय पार्टी ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के समक्ष एक नई रिट याचिका दायर करने का विकल्प चुना है, जिस पर उच्च न्यायालय ने विचार किया है। सुप्रीम कोर्ट ने औचित्य और अनुशासन के मुद्दे पर अपने न्याय की चिंताओं को व्यक्त किया। न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ ने 13 फरवरी को मौखिक रूप से टिप्पणी की थी। उच्च न्यायालय की खंडपीठ 226 के तहत याचिका पर विचार करते हुए सुप्रीम कोर्ट की पहुंच में है और अगर अगली बार ऐसा होता है तो मैं इसे अपने भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश को रिपोर्ट करूंगा। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एमआर शाह की सुप्रीम कोर्ट की बेंच के आदेश में कहा गया कि प्रतिवादी पंजाब वैल्यू एडेड टैक्स एक्ट के तहत पंजीकृत एक डीलर और एक निर्धारित है और ऐसे में प्रतिवादी ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के समक्ष मूल्यांकन नोटिस को चुनौती देने के लिए 3 रिट याचिकाएं स्थापित की है। इन रिट याचिकाओं को अन्य डीलरों द्वारा स्थापित याचिकाओं की का बैच के साथ सुना और निपटाया गया था। उच्च न्यायालय ने 19 फरवरी 2020 को इस आधार पर मूल्यांकन नोटिस को रद्द कर दिया था कि मूल्यांकन की कार्रवाई कानून में निर्धारित समय सीमा से परे शुरू की गई थी। हाईकोर्ट के फैसले को संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत एसएलपी के जरिए सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। उन कार्रवाइयों में राज्य का तर्क ये था कि चूंकि विभाग पर धोखाधड़ी की गई है और इसीलिए कानून में निर्धारित सीमा अवधि इस आधार पर नियंत्रित नहीं होगी कि धोखाधड़ी अभी अंतर्निहित कार्रवाई को नष्ट कर देती है। उच्च न्यायालय के अपेक्षित आदेश को रद्द किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे भारत में उच्च न्यायालय के कर्मचारियों के लिए एक उपयुक्त वेतन संरचना या पे स्ट्रक्चर और कुल मेहनताना की स्थिति की जांच करने और इसे विकसित करने के निर्देश देने वाली मांग करने वाली एक याचिका पर नोटिस जारी किया है। न्यायमूर्ति एएम खानविलकर और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए निर्देश जारी किया, जिसमें पूरे भारत में उच्च न्यायालय के कर्मचारियों के वेतन और सेवा की स्थिति और वर्तमान काम करने की स्थिति की समीक्षा के लिए एक स्थायी तंत्र की मांग भी की गई है। बताया ये भी जा रहा है कि अखिल भारतीय उच्च न्यायालय कर्मचारी महासंघ द्वारा दायर याचिका में उच्च न्यायालयों में अपने सदस्यों को समान या तुलनीय
वेतन संरचना या मूल वेतनमान, कुल मेहनताना आदि और अन्य काम करने की स्थिति प्रदान करने के निर्देश देने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता एसोसिएशन के सदस्यों ने उन्हें तर्क दिया कि उनके वेतनमान और कुल मेहनताना में असमानता है और उनके वेतन भत्तों के साथ साथ उनके बीच काम करने की स्थिति के निर्धारण के संबंध में भेदभाव है। इसके अलावा याचिकाकर्ता ने न्यायालय से पूरे भारत में उच्च न्यायालयों के कर्मचारियों के मामले को न्यायमूर्ति पी वेंकटराम रेड्डी या किसी अन्य आयोग की अध्यक्षता वाले आयोग को संदर्भित करने का आग्रह किया, जैसा कि इसे उचित समझा जा सकता है। याचिका में उच्च न्यायालय में पदों के लिए नौकरी के अनुसार कार्यात्मक पदनामों की जांच करने और सुझाव देने के लिए अदालत के निर्देश की मांग की गई है और कैडर संरचना के सरलीकरण संशोधन का सुझाव दिया गया है, यदि कोई हो। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने आतंकी संगठन आईएसआईएस के कथित सदस्य अरीब एजाज मजीद को जमानत देने के बंबई हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ राष्ट्रीय जांच एजेंसी की याचिका पर विचार करने से इंकार कर दिया है। जस्टिस एस अब्दुल नजीर और जस्टिस एएस बोपन्ना की पीठ ने एनआईए की विशेष अनुमति याचिका या एसएलपी को ये कहते हुए खारिज कर दिया कि आरोपी पहले ही 6 साल से ज्यादा समय से जेल में रह चुका है और निचली अदालत ने उसकी जमानत के लिए कड़ी शर्तें रखी है। एनआईए की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने दलील दी है कि मजीद एक आतंकवादी है जो सीरिया गया था और मुंबई पुलिस मुख्यालय में विस्फोट करने के लिए देश वापस आया था। राजू ने कहा कि ये गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यूएपीए के तहत मामला है। आरोपी का अच्छा व्यवहार होना जमानत का आधार नहीं हो सकता, लेकिन शीर्ष अदालत ने कहा कि उसे हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं मिला। हाईकोर्ट ने निचली अदालत द्वारा 17 मार्च 2020 को मजीद को जमानत पर रिहा करने के फैसले को बरकरार रखा था। मजीद की ओर से एडवोकेट फारूक रशीद कैविएट के तौर पर पेश हुए थे। मजीद को 29 नवंबर 2014 को मुंबई एटीएस ने गिरफ्तार किया था। बाद में उसे एनआईए को सौंप दिया गया था। एनआईए के अनुसार वे शुरुआत में मई 2014 में तीर्थ यात्रा वीजा पर इराक गया था, लेकिन वह आईएसआईएस में शामिल होने के लिए सीरिया चला गया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को आईएनएक्स मीडिया मामले में आरोपी द्वारा जांच एजेंसी के पास दस्तावेजों के निरीक्षण की अनुमति देने वाले विशेष अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली सीबीआई द्वारा दायर याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। केस में पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम और उनके बेटे कार्ति चिदम्बरम आरोपी हैं। न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता ने सभी पक्षों को लिखित दलीलें दाखिल करने के लिए 1 सप्ताह का समय दिया है और स्पष्ट किया है कि आईएनएक्स मीडिया मामले में सुनवाई पर रोक लगाने वाला पूर्व का अंतरिम आदेश जारी रहेगा। सीबीआई की ओर से पेश अधिवक्ता अनुपम एस शर्मा ने कहा कि आरोप पत्र के लिए जांच एजेंसी द्वारा जिन दस्तावेजों पर भरोसा किया गया था वे पहले ही दायर किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि आगे की जांच लंबित है और सीबीआई के पास शेष दस्तावेज लंबित जांच से संबंधित है। शर्मा की इस दलील का जवाब देते हुए शेष दस्तावेज लंबित जांच के लिए प्रासंगिक है। न्यायाधीश ने कहा है कि आप जांच करते रहें, आपको सकता है और कौन रोक रहा है। दरअसल शर्मा ने आगे तर्क दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने देखा है कि जांच के दौरान गोपनीयता महत्वपूर्ण है और यदि सभी दस्तावेजों का खुलासा किया जाता है तो उनके साथ छेड़छाड़ की जाएगी। शर्मा ने यह भी बताया कि ट्रायल कोर्ट ने आदेश नहीं दिया कि सभी दस्तावेजों को साझा किया जाए और अदालत ने निर्देश दिया कि सभी दस्तावेजों की एक सूची साझा की जाए। सीबीआई की एक विशेष अदालत ने 21 अक्टूबर 2019 को आईएनएक्स मीडिया मामले में पी चिदम्बरम, उनके बेटे कार्ति चिदम्बरम और अन्य के खिलाफ सीबीआई के आरोप पत्र का संज्ञान लिया था। सीबीआई का मामला है कि चिदम्बरम ने आईएनएक्स मीडिया और आईएनएक्स न्यूज प्राइवेट लिमिटेड को विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड की मंजूरी देते समय अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग किया। नया आईटी नियम 2021 मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को व्हाट्सएप और फेसबुक की याचिका पर नोटिस जारी किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप और फेसबुक की याचिका में कहा गया है कि आईटी रूल्स 2021 के तहत ट्रेसेबिलिटी क्लॉज असंवैधानिक है।
क्योंकि ये किसी व्यक्ति के निजता के अधिकार का उल्लंघन है। दिल्ली हाईकोर्ट 22 अक्टूबर को मामले में सुनवाई करेगा। नए आईटी नियमों के तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को मैसेज का पता लगाना और सूचना के स्रोत की पहचान करना जरूरी है। सोशल मीडिया ने इसे निजता के अधिकार का उल्लंघन बताया है और असंवैधानिक बताते हुए हाई कोर्ट में चुनौती दी है। चीफ जस्टिस DN पटेल और जस्टिस ज्योति सिंह की बेंच इस पर सुनवाई कर रही है। इससे पहले आईटी नियम 2021 के खिलाफ समाचार पत्र प्रकाशकों ने देश की कई अदालतों में याचिका दाखिल की थी। उन याचिकाओं की सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट आचार संहिता के पालन से संबंधित डिजिटल मीडिया के लिए सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 के खंड 9(1) और 9(3) पर रोक लगा दी थी। हाईकोर्ट ने कहा था कि प्रथम दृष्टया पाया गया कि इन उपखंडों ने अनुच्छेद 19 के तहत याचिकाकर्ताओं के भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन किया है। खंड 9 के प्रावधान भी मूल कानून सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के दायरे से बाहर है। नए आईटी रूल्स 2021 की घोषणा 25 फरवरी को केंद्र सरकार ने की थी। इसमें ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप जैसे बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए 25 मई तक नियमों का अनुपालन करना जरूरी था। इसी के तहत सभी कंपनियों को भारत में शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति करने का निर्देश दिया गया था। दिल्ली उच्च न्यायालय ने जंतर मंतर अभद्र भाषा की घटना के आरोपियों में से एक पिंकी चौधरी को अंतरिम सुरक्षा देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने हालांकि चौधरी की अग्रिम जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस, केंद्र और राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया है। मामले को आगे के विचार के लिए 13 सितंबर को पोस्ट किया। कथित भड़काऊ नारेबाजी मामले में हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष पिंकी चौधरी की अग्रिम जमानत की मांग वाली याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया गया है। कोर्ट ने महीने की शुरुआत में जंतर मंतर पर कार्यक्रम में नारेबाजी करने के आरोप में गिरफ्तारी का सामना कर रहे पिंकी चौधरी को गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण देने से इनकार कर दिया। दिल्ली की एक अदालत ने पहले उन्हें उनकी अग्रिम जमानत याचिका को ये कहते हुए खारिज कर दिया था कि हम तालिबान राज्य नहीं हैं। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अनिल अंतिल ने तब हिंदू रक्षा दल के एक अन्य नेता भूपेंद्र तोमर के आवेदन को खारिज कर दिया था और कहा था कि अतीत में तरह की घटनाओं के ने सांप्रदायिक तनाव को भड़काया है और इससे दंगे हुए हैं और जानमाल का नुकसान भी हुआ है। तोमर पर 8 अगस्त को जंतर मंतर पर रैली में सांप्रदायिक नारे लगाने और युवाओं को एक विशेष धर्म के खिलाफ प्रचार करने के लिए उकसाने का आरोप लगाया था। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि हम तालिबान राज्य नहीं हैं, हमारे बहुसांस्कृतिक समाज में कानून का शासक है। कोर्ट ने आगे कहा कि जब पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, कुछ लोग अभी भी असहिष्णु और आत्म केंद्रित मान्यताओं से बंधे हुए हैं। इस बीच दिल्ली पुलिस ने एक अन्य शख्स को जंतर मंतर पर मुस्लिम विरोधी नारेबाजी करने वाले को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में अश्विनी उपाध्याय के अलावा प्रीत सिंह, दीपक कुमार, विनोद शर्मा, विनीत वाजपेयी और सुशील तिवारी को भी गिरफ्तार किया गया है। अगले खबर का रुख करते हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने उपराज्यपाल के एक आदेश के खिलाफ दिल्ली राज्य सरकार द्वारा दायर एक याचिका पर नोटिस जारी किया है, जिसमें किसान विरोध प्रदर्शन मामले और दिल्ली दंगों से संबंधित मामलों पर बहस करने के लिए अपनी पसंद के अभियोजकों का एक पैनल नियुक्त करने के कैबिनेट के फैसले को एलजी ने पलट दिया था। मुख्य न्यायाधीश DN पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की खंडपीठ ने दिल्ली सरकार के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर AM सिंघवी को सुना और मामले को अगली सुनवाई के लिए 21 अक्टूबर के लिए पोस्ट कर दिया। दिल्ली सरकार ने दिल्ली पुलिस की सिफारिशों को खारिज कर दिया था और अपनी पसंद का एक पैनल नियुक्त किया था। बाद में एलजी ने संविधान के अनुच्छेद 239A(4) के प्रावधानों के तहत अपनी विशेष शक्तियों का इस्तेमाल किया और दिल्ली पुलिस के चुने हुए अधिवक्ताओं को उक्त मामले के संचालन के लिए SPP के रूप में नियुक्त किया। दिल्ली सरकार ने अपनी याचिका में तर्क दिया कि SPP की नियुक्ति एक नियमित मसला है और कोई अपवाद नहीं है।
जिसके लिए राष्ट्रपति को संदर्भित किया जा सकता है। ये भी कहा गया है कि एलजी नियमित रूप से एसपीपी की नियुक्ति में हस्तक्षेप कर रहे हैं और निर्वाचित सरकार को कमजोर कर रहे हैं, जो अनुच्छेद 239 ए के खिलाफ भी जाता है। इस संबंध में सिंघवी ने कहा कि निर्वाचित सरकार के आदेश रद्द करने के लिए संदर्भ शक्ति का बार बार आह्वान करना को गलत बताया। साथ ही तीसरी बार है कि जब संदर्भ शक्ति का उपयोग निर्वाचित सरकार को के जनादेश को रद्द करने के लिए किया जाता है। योर लॉर्डशिप इस तरह के दुरुपयोग की अनुमति नहीं देना चाहेंगे। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि एनसीटी दिल्ली बनाम भारत संघ में सर्वोच्च न्यायालय की एक संविधान पीठ ने माना था कि दिल्ली सरकार की कार्यकारी शक्ति समवर्ती सूची और राज्य सूची के सभी मामलों तक फैली हुई है। ऐसे मामलों में एलजी याचिकाकर्ता की सहायता और सलाह से बाध्य है। वहीं आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने कहा है कि दुखद है कि स्वतंत्रता के 75 वर्षों बाद भी समाज में कुछ हिस्सों को कुछ गांव और शहरों में शवदाह गृह और कब्रगाहों की कमी के कारण अंतिम संस्कार में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इस टिप्पणी के साथ ही न्यायालय ने माना है कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मौत के बाद भी गरिमा का अधिकार न केवल एक जीवित व्यक्ति को बल्कि उसके मृत शरीर को भी उपलब्ध है। जस्टिस भट्ट देवानंद की खंडपीठ ने एक रिट याचिका का निपटारा किया है, जिसमें हिंदू अंत्येष्टि स्थल के एक हिस्से को ईसाई अंत्येष्टि स्थल के रूप में आवंटित करने के स्थानीय सरकार के प्रस्ताव को चुनौती दी गई थी। स्थानीय सरकार के प्रस्ताव के खिलाफ याचिकाकर्ताओं की दलीलों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने कहा कि वे सभी तर्क पिछड़े समुदाय के लोगों को दफनाने के लिए भूमि को आवंटित करने के प्रतिवादी अधिकारियों के खिलाफ है। नतीजतन अदालत ने फैसला किया कि आवंटन न तो अवैध था और न ही याचिकाकर्ताओं के किसी भी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन था, क्योंकि लोगों को कब्रिस्तान शमशान की जगह देना स्थानीय स्वयं सरकारों का कर्तव्य है। कोर्ट ने कहा कि प्रतिवादियों ने अपने संवैधानिक और वैधानिक दायित्वों का निर्वहन करने के लिए उस गांव के अनुसूचित जाति समुदाय के लोगों को कब्रिस्तान के उपयोग के लिए जमीन के दूसरे टुकड़े को आवंटित करने का फैसला किया है। इस तरह इसे किसी भी कोण से दोष नहीं पाया जा सकता है और ऐसे में इसके अलावा न्यायालय ने प्रतिवादियों को संबंधित सभी पक्षों की उपस्थिति में क्षेत्र का सर्वेक्षण करने का भी निर्देश दिया है और यदि पाया जाता है कि कब्रिस्तान की जमीन पर अतिक्रमण है तो अतिक्रमणकारियों को हटाने के लिए तत्काल कदम उठाने के लिए उचित प्रक्रिया का पालन करने का भी निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत जीवन के अधिकार का सम्मान का अधिकार शामिल है। यह न केवल एक व्यक्ति जीवित व्यक्ति के लिए बल्कि उसके मृत शरीर के लिए भी उपलब्ध है। आदर्श कुमार अधिवक्ता हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। आदर्श जी, अंतिम संस्कार करने में कठिनाई के मसले पर कोर्ट ने किस आधार पर टिप्पणियों की और क्या कुछ कहा, हमें तफसील से बताएं। जी देखिए, इस मामले में आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा है कि यह देखना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि स्वतंत्र भारत के 75 वर्षों के बाद भी समाज के कुछ वर्गों को कुछ गांवों और कस्बों में कब्रिस्तान और शमशान की कमी के कारण एक्सेस के लिए भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जी। वहीं इसी मामले में आगे कोर्ट ने कहा कि स्थानीय सरकार के प्रस्ताव के खिलाफ याचिकाकर्ताओं की दलीलों को ध्यान में रखते हुए कहा कि वे सभी तर्क ऐसे समुदाय के लोगों को दफनाने के लिए उनको आवंटित करने के प्रतिवादी अधिकारियों के प्रस्ताव के खिलाफ है। और वहीं कोर्ट ने यह भी कहा कि प्रतिवादियों ने अपने संवैधानिक और वैधानिक दायित्वों का निर्वहन करने के लिए उस गांव के अनुसूचित जाति समुदाय के लोगों को कब्रिस्तान के उपयोग के लिए जमीन के टुकड़े को आवंटित करने का फैसला किया। इस तरह से किसी भी कोर्ट से दोष नहीं पाया जा सकता है। वहीं इसी मामले में याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह भी कहा कि इस मामले में पारित आदेश के आलोक में भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत जीवन के अधिकार में सम्मान का अधिकार शामिल है और यह न केवल एक जीवित व्यक्ति के लिए बल्कि उसके मृत शरीर के लिए भी उपलब्ध है। और यह विचार माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा बार बार दोहराया गया है। इस न्यायालय की उम्मीद है कि राज्य सरकार और स्थानीय सरकार इस मुद्दे को गंभीरता से देखने का प्रयास करेगी
और धर्म जाति। बिल्कुल, तो सबसे महत्वपूर्ण यही है आदर्श जी कि अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत जीवन के अधिकार में सम्मान का अधिकार शामिल है, ये कोर्ट ने कहा, और न केवल जीवित व्यक्ति के लिए बल्कि मृत शरीर के लिए भी ये अधिकार उपलब्ध है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका आदर्श जी हमारे साथ सीधे फोन लाइन पर जुड़ने के लिए। इसी के साथ कोर्ट्स राउंड अप में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.